तो इस पृथ्वी पर जीवन है और उसी को हम लोग जर्मन लैंग्वेज में ग्लोब भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लोब का सेंस कुछ सिंबॉलिक रूप में हो जाता है। वैसे तो अर्थ बोलते हैं, अर्थ मतलब समथिंग वेरी लार्ज बॉडी, परंतु जरा सोचो बच्चों, उसी अर्थ को तुमने एकदम उसी के स्टैंडर्ड पर लाकर एक छोटा बना दिया है ना, एकदम उसी तरह से। जैसे भाई ये देखो, ये क्या है बच्चों, बोलिए, ये देखो ऐसे तो पृथ्वी घूमती है बच्चों, ये ग्लोब है ना, एकदम इसी तरह से एक आइडियल रूप में। यानी कि यदि पृथ्वी को बच्चों हम देखें तो पृथ्वी हमारी ऐसी निरंतर चलती रहती है, घूमती रहती है। और शायद आप लोग जानते भी हों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, यानी कि उसकी जो रिवोल्यूशन गति है बच्चों, रिवोल्यूशन स्पीड नियरली यूं मान लो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है। ध्यान रखना, पूछा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कितनी गति से, लगभग 30 किलोमीटर भी बोल सकते हो, 30 किलोमीटर पर सेकंड या नियरली 1 लाख किलोमीटर पर घंटा। जरा सोचिए बच्चों, कितनी तेज गति से हम लोग इस सोलर सिस्टम में चल रहे हैं, परंतु हमें एहसास है क्या? नहीं, एहसास नहीं है, क्योंकि इसी कंडीशन में पैदा हुए और हम उस पृथ्वी के ग्रेविटी से बंधे हुए, पृथ्वी के इन्वायरमेंट से बंधे हुए, तो हमें कोई इसमें एहसास होता है, ये नहीं होता बच्चों। जरा सोचो, किसी सरफेस पर आप हैं ऐसे और वो सरफेस इतनी तेज गति करे, तो हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से आप पीछे हो जाएं, वो चीज आगे निकल जाए, परंतु हम उन्हीं सबसे बंधे हुए हैं, उसी पृथ्वी के ग्रेविटी से बंधे हुए। तो जैसे पृथ्वी चलती, हम लोग भी वैसे उसी अनुपात में, तो कहीं कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल है। तो आप कह सकते हैं, फिर रोटेशनल स्पीड कितनी है बच्चों, 1610 किलोमीटर पर आवर। दोनों गति ध्यान रखना, यानी कि हम ये कहें कि इस समय पृथ्वी, ये देखो कितनी स्पीड से घूम रही है बच्चों, ये रोटेशन है ना, अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो 1610 किलोमीटर पर सेकंड। पर ऐसे घूमते हुए बच्चों, मान लो ये सूर्य है, ऐसे घूमते हुए स्पीड चल रही है तो कितनी है, ये मान लो सूर्य है और ये देखो अर्थ घूम रही है बच्चों, तो कितनी है, नियरली 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये रोटेशन रिवोल्यूशन होता रहता है। उसी को प्रदर्शित करने के लिए, करेक्टर को, अर्थ के बहुत सारे करेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए जर्मन स्कॉलर्स ने बच्चों ग्लोब बनाए, यानी कि पृथ्वी का एक प्रतिबिंब होता है, प्रतिरूप होता है, प्रतिदर्श होता है। ठीक है, एकदम वही सब चीज को डोनेट कर, देखो उसी तरह से ये झुका भी है ना, सब कुछ वही प्रदर्शित कर रहे हैं। और इन सब चीजों को बच्चों जब हम जानने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी पर कौन सी चीज कहाँ पर कैसे है, तो आप लोग जानते होंगे, देखोगे इस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींचा होता है। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये एक लाइन खींची होती है, ऐसे खींची होती है बच्चों, यूं खींची होती है। तो बताइए बच्चों ये क्या है, तो ये है आपका देशांतर लॉन्गिट्यूड। यानी कि जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए एक वर्टिकल लाइन खींची जाती है, तो वह देशांतर कहलाती, लॉन्गिट्यूड कहलाती है, लंबाई में मान, ठीक है। और चूंकि पृथ्वी कैसी है बच्चों, गोल है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो ये कितनी है भाई, 360। इसे लाइन भी कहा जाता है बच्चों, इसे सर्कल भी कहा जाता है। जैसे सोचो, ये क्या दिख रही है बच्चों, ये लाइन सी दिख रही है, परंतु क्या लाइन है, नहीं, लाइन नहीं। क्यों? यही भूगोल है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये डायग्राम बच्चों 2 डायमेंशनल डायग्राम है, ये जो डायग्राम बन रहा है 2 डायमेंशनल डायग्राम बन रहा है, परंतु कोई भी वस्तु, जैसे ये है आपका ग्लोब, 3 डायमेंशनल है ना, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब है इसमें, परंतु इस डायग्राम में केवल 2 है, इसीलिए आपको कई जगहों पर लाइन सी फील होगी, परंतु वो लाइन नहीं है बच्चों, वो वृत्त है, यानी कि गोल चीज है बच्चों। जैसे ये है, देखो पृथ्वी गोल है, तो यहां से ये देखो ऐसे है ना, परंतु जब पिक्चर खींचोगे तो ये तुम्हें यहां से यहां पे एक लाइन सी दिखाई देगी। तो इसीलिए देशांतर को जब परिभाषित किया जाता है, देशांतर एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती। ये रेखाएं वास्तव में वृत्त हैं,
वृत्त हैं, अतः इन्हें डिग्री में नापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, चूंकि पृथ्वी गोल है अतः पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई या देशांतर वृत्त खींचे गए। क्लियर बच्चों? फिर उसी में बच्चों आता है टॉपिक अक्षांश यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब बच्चों लेटा हुआ, ठीक है, ये देखो लेटी हुई लाइन, ये जो लेटी हुई लाइन है बच्चों यही कहलाता है लैटिट्यूड, ठीक है। यह भी काल्पनिक रेखा है। अक्षांशों में सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। देखो ये भूमध्य रेखा है बच्चों, भूमध्य रेखा है। कुल अक्षांश 180 होते हैं। हालांकि बच्चों इसमें भी कई सारी विवाद होंगे, विवाद में इस समय नहीं पढ़ना चाहूंगा कि 90 डिग्री अक्षांश क्या ये अक्षांश वृत्त है या नहीं है, बहुत सारी बातें। 180 होते हैं, हालांकि उसमें भी इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है 179 की बात होती है, 181 की बात होती है, बहुत सारी बात। चलो खैर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहां पर मिलती हैं वो हमारा अभिष्ट बिंदु होता है, अर्थात पृथ्वी पर स्थानों की सही अवस्थिति को जानने में इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अक्षांश में एक अक्षांश और लिख लो बच्चों, अक्षांशों के आधार पर तापीय दशाएं बदलती हैं। यही प्रश्न पूछा भी है बच्चों इस बार 2024 के प्रीलिम्स में। अर्थात जैसे जैसे अक्षांश बदलता जाता है या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जैसे बच्चों कल्पना करो, मान लो सरफेस सीधा है, ये सूर्य है और ये सीधा सरफेस है, तो जिस एंगल पर सूर्य प्रकाश देगा सीधा सीधा वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब ऊर्जा एक ही पॉइंट पर गिरती है तो तीक्ष्ण होती है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, एनर्जी वहां पर ज्यादा होगी। इसलिए देखो गर्मियों में दिन के 12 बजे जब हमारी परछाई सबसे छोटी होती है बच्चों, ध्यान देना, कभी आज ही निकल के देखना धूप निकली हो तो, दोपहर के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है तो देखा होगा धूप सबसे तेज लगती है और गर्मियों में देखो पसीना सर पे एकदम निकलने लगता है। परंतु कल्पना करो बच्चों, सरफेस तिरछी होती जाए, है ना, हम प्रकाश दे रहे, सरफेस ऐसी होती जाए और होती जाए और होती जाए तो प्रकाश तो पड़ेगा, ये देखो फैलता जाएगा। तो ऐसे में लाइट होगी परंतु हीट नहीं होगी। क्यों? ये देखो निकल गई ना उष्मा। इसलिए आप देखेंगे शाम के समय कभी ध्यान देना हमारे सबसे लंबे परछाई बनती है परंतु हीट कम हो जाती है ना।